हफ। तो आज हम ऐसे टॉपिक का वाइवा करने जा रहे हैं जिसका मैंने यूट्यूब छान लिया, मुझे कहीं से भी कोई वाइवा और स्पीक ऑप्शंस नहीं मिले। और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। देखो मेरी बात सुनो, बायोमैकेनिक्स वो सब्जेक्ट है जिसकी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम है। दूसरा ये कि क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल बहुत है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए घंटे घंटे चाहिए होते हैं। आप स्टूडेंट्स सामने अगर नहीं है तो उनको उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिस तरह के इस टॉपिक की डिमांड है। दूसरी चीज़, ये मुश्किल बहुत है। बायो मैकेनिक्स हैं, ये दो सब्जेक्ट्स को मिलके बना हुआ है। फिर तीसरी इसमें एर्गोनॉमिक्स भी ऐड हो जाती है। वो लोग जो साल भर बायो मैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, अगर वो वाइवा देने जा रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि सारी की सारी बायो मैकेनिक्स से देखो, सारी की सारी बायो मैकेनिक्स एक वाइवा में वो पूछ लेते हैं। अगर आपको बायो मैकेनिक्स आती है, आपने पढ़ी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वाइवा में कुछ बोल दोगे। अदरवाइज़ आप बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि नील बैठे होगे, बिल्कुल बैक ऑफ हो गए होगे एकदम कि भाई अब क्या लिखें, बिल्कुल ब्लैंक। तो अगर पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा हुआ, अगर एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले वीडियो देख लो फिर भी सही है, तो आप जो है वो कवर कर जाओगे। स्टार्ट करते हैं बायो मैकेनिक्स का वाइवा। बायो मैकेनिक्स 2 है, यानी जो सेकेंड सेमेस्टर में है, सेकेंड ईयर में है, और उनका जो बायो मैकेनिक्स 2 का सब्जेक्ट्स उनको मिलते हैं। बाकी के जो 8-10 चैप्टर्स करने होते हैं हमें सुजैन जे हॉल के, तो उसके है ये वाइवा। और उसके अलावा बाहर से भी ये लोग लेते हैं वाइवा। बहुत मुश्किल है, मैं पहले से बता रही हूँ। और ये बता दूँ कि इससे बाहर वाइवा जाता नहीं है, कभी भी नहीं जाता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेफिक्र होकर देखें, आपका वाइवा क्लियर हो जाएगा। और ऑस्पीज भी इसी में से आती हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो में। तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि मैं जानती हूँ मुश्किल टॉपिक है और इसके वाइवाज नहीं मिलते नेट पे। तो अगर मिल गया है तो इसको गनीमत जाने। मैं इतनी परेशान हुई थी जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मुझे यूट्यूब से कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, और हमने क्लास के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो बड़ी परेशान थी। तो मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने देखा है, परेशानी जो मैंने भुगती है, वो प्लीज़ आप ना देखें। इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से देख लेंगे तो अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना था। स्टार्ट करते हैं आपको टाइम से आके बगैर। व्हाट इज़ गेट? अब वो ऐसे पूछ के ना थोड़ा सा मुंह पीछे करके ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके कि अब आप जो है बताना शुरू करेंगे, बहुत लंबी सी डेफिनेशन देंगे। भाई सवाल 2 नंबर का है, और आप चाहें तो, अगर आपको रूड लग रहा है ना टीचर, तो सिर्फ आप बोलें सर इट्स अ बायोपेडल लोकोमोशन, इट्स अ फंक्शनल टास्क, ख़त्म। अगर वो बोलें एंड, तो फिर आप जो है उसको कंप्लीट कर दें कि जी अ गेट इज़ अ बायोपेडल लोकोमोशन, इट्स अ फंक्शनल टास्क विच रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मेजर जॉइंट्स एंड मसल्स, पार्टिकुलरली लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर वो बोलें कि आप अपनी ज़बान में बोल सकते हैं, जैसे आप फंबल करें, अक्सर हो जाता है, बच्चे नहीं बोल पाते एज इट इज़, तो आप कह सकते हैं सर एक बायोपेडल लोकोमोशन होता है जिसके अंदर हमारे मसल्स और हमारी मेजर मसल्स और जॉइंट्स को जो है ना कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू ये फंक्शनल एक्टिविटी हो सकती है। और क्योंकि ये बायोपेडल टास्क के फीड्स पे होता है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये बात समझ में आ गई खुद भी कि किस चीज़ के बारे में हो रही है। व्हाट इज़ गेट साइकिल? गेट साइकिल इज़ अ रेपिटेटिव पैटर्न इन्वॉल्व स्टेप एंड स्ट्राइड। सर गेट साइकिल एक रेपिटेटिव पैटर्न है जिसके अंदर स्टेप और स्ट्राइड्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये एक साइकिलिक एक्टिविटी जिसमें 2 फेजेस होते हैं। एक हमारा स्टांस फेज होता है, एक स्विंग फेज होता है। स्टांस फेज जो है हमारा 60% तक रहता है, स्विंग फेज हमारा 40% तक रहता है। स्टांस फेज के 6 स्टेप्स होते हैं, स्विंग फेज के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टांस फेज के जो 6 स्टेप्स होते हैं, जो फेजेस होते हैं, उनमें इनिशियल स्टेप होता है जिसमें हील कॉन्टैक्ट होती है फ्लोर से। दूसरा लोडिंग रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारी बॉडी का सारा लोड बॉडी पे आ रहा होता है। एक मिड स्टांस होता है जिसमें हम फीट अपना उठाने वाले होते हैं। एक टर्मिनल स्टांस होता है जिसमें हम फीट उठा रहे होते हैं। एक प्री स्विंग होती है, और एक टो ऑफ होता है जिसमें हमारा पूरा का पूरा पाँव ज़मीन से उठ चुका होता है। फिफ्थ में जो हम ये पूछते हैं, वो पूछते हैं लाजमी सर चीज़ें पूछी जाएंगी। जो सर हमारा जो स्विंग फेज़ होता है उसके अंदर जो 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, एक इनिशियल, एक मिड और एक टर्मिनल। और वो बोलेंगे बेटा जो आपने ऊपर बात की है कि स्ट्राइड होता है और स्टेप होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो वो भी आपका जो है वो हमने आगे लिखा हुआ है उसको करते हैं। पहले यहाँ पर जो जिस तरतीब से यहाँ लिखा हुआ है सवाल उसी तरतीब से होते हैं, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। नेम द मेथड ऑफ गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस के कितने मेथड होते हैं? यहाँ पे मैंने 6 लिखे, 5 लिखे हुए हैं। आप 2 बता दो, 3 बता दो, बहुत है। जितने ज़्यादा बताओगे उतने फंसोगे। तो अगर वो और बोलते हैं तो आपने मज़ीद बताना है, अदरवाइज़ इतना बहुत है। सर लेबॉर्ट्री में जो वो काफ़ी सारे मेजर्स जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे स्ट्राइड एनालिसिस, एंगुलर काइनेमेटिक एनालिसिस, ईएमजी एनालिसिस, प्रेशर प्लेट एनालिसिस। ठीक है, अब बोलेंगे अच्छा बेटा फिर ईएमजी एनालिसिस बता दो। ईएमजी एनालिसिस क्या होता है? इट्स इलेक्ट्रोमायोग्राम एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है? अच्छा मैं वैसे भी आपको बता दूँ, इसके अंदर क्या होता है कि आपके नर्व जो है इम्पल्स, मोटर नर्व जो इम्पल्स देती हैं आपके मसल्स को, तो ये इसका काम ये होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम का कि क्या बोलते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल मोटर इम्पल्सेस आ रही हैं उसको मसल प्रॉपरली एक्सेप्ट करके उस ही के मुताबिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, ये हम ईएमजी में देखते हैं।
ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंग्लिश में ना बोल सकते तो आप उर्दू में बोल सकते हैं। अब इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं कि सर भाई ये रिकॉर्ड करता है हमारे मसल्स की एक्टिवेशन ड्यूरिंग वॉकिंग, और हमारे जो मोटर परफॉर्मेंस हो रही होती है हमारी एक स्टेप के दौरान उसको, और जो काइनेमेटिक और काइनेटिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे वॉकिंग स्टाइल के उसको। यह सिंपल इंग्लिश में रिकॉर्ड्स मसल एक्टिवेशन ड्यूरिंग वॉकिंग, एक्सप्लेन्स मोटर परफॉर्मेंस, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर गेट। EMG में ये होता है। अब वो बोलेंगे स्ट्राइड एनालिसिस में क्या होता है, क्योंकि हमने 3-4 तरीके पढ़े ना, तो इसके अंदर जो है वो स्टांस और स्विंग फेस का एक सीक्वेंस जो होता है ना उसको क्वांटिफाइड किया जाता है। उसकी क्वांटी मतलब आपको पता है क्वांटिटी यानी नंबर्स, ठीक है, उसको क्वांटिफाई किया जाता है सिंपल टूल्स के थ्रू, और फिर उससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना और टाइम और डिस्टेंस लगा है हमें एक स्ट्राइड को कंप्लीट करने में। बस ये चीज़ है। टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ स्टांस एंड स्विंग आर क्वांटिफाइड यूजिंग सिंपल टूल्स यूज टू कैलकुलेट बेसिक टाइम डिस्टेंस वेरिएबल्स। अच्छा, फिर डिफाइन एंगुलर काइनेमेटिक एनालिसिस। एंगुलर काइनेमेटिक एनालिसिस यूजेस इलेक्ट्रोगोनोमेट्री, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक एंड एक्सेलरोमेट्री। अब वो बोलें गेट जो है वो किन चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है। ये गेट यानी चलने का स्टाइल या वॉक स्टेप जो भी, तो मसल स्ट्रेंथ से इफेक्ट हो सकता है। मसल स्ट्रॉन्ग है तब भी इफेक्ट होगा। बॉडी अगर ज़्यादा हेल्दी है तब भी इफेक्ट होगा। ज़्यादा लीन है तब भी। जेंडर कौन सा है तब भी। जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, इंक्लाइन ऑफ सरफेस के प्लेन सरफेस सीधा है, इंक्लाइंड है, सीढ़ियाँ हैं, उससे भी इफेक्ट होता है। फुटवेयर कैसा पहना हुआ है इससे भी इफेक्ट होता है। स्टांस फेस को जिन्होंने कहा है कि ब्रीफली बता दें स्टांस फेस क्या होता है, तो स्टांस फेस इज अ फेस इन विच आवर फुट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। ठीक है, जब हमारा फुट फ्लोर के कॉन्टैक्ट में होता है उसको हम जो स्टांस फेस कहते हैं। और इस टाइम पे हमारी बॉडी जो पूरा या आधा जितना भी वेट बेयर कर रही होती है। जब हमारा पाँव ज़मीन पर होता है तो जो पाँव ज़मीन पर होता है सारा वज़न उसी पर होता है ना। जो पाँव ज़मीन से उठा हुआ है स्टेप के दौरान उस पर वेट नहीं होता। व्हाट टू लुक फॉर ड्यूरिंग गेट एनालिसिस। जब आप गेट एनालिसिस करें तो हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमें लिम्ब की पोजीशन पर, रेंज ऑफ मोशन पर, रेंज ऑफ स्पीड पर, स्पीड प्रोडक्शन पर, फोर्स प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए कि एनालिसिस कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। व्हाट इज़ कैडेंस। कैडेंस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप्स जो हम 1 मिनट में लेते हैं। एक मिनट में 10 स्टेप, 2 स्टेप, 3 मिनट 3 स्टेप, तो 1 मिनट। जैसे अगर मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैंने 1 मिनट में 10 स्टेप्स ले लेती हूँ मैं, तो मैं फिर 1 घंटे में कितने स्टेप्स ले लेती हूँ मैं उसको 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूँगी और मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि भाई इस स्पीड से जो है ना बंदे की जो है ना ये क्या कहना चाहिए कि मूवमेंट हो रही है। डिफाइन स्टेप एंड स्ट्राइड। अब ये वाली बात पीछे में देखिए ना कि स्टेप और स्ट्राइड का फ़र्क क्या है। 2 स्टेप मिलके एक स्ट्राइड बनाते हैं। और स्टेप क्या होता है कि जो मूवमेंट एक पाँव ने की होती है उसी मूवमेंट को जब दूसरा पाँव दोहरा रहा होता है तो उसको हम स्टेप कहते हैं। ठीक है। स्ट्राइड रेफर्स टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्ट्राइड इन डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन। अच्छा, स्ट्राइड ये लेंथ की बात हो रही है। स्टेप और स्ट्राइड का डिफरेंस पीछे, सॉरी। अच्छा ये है, चलो उसको पढ़ लेते ना पहले क्योंकि मैंने उसकी बात की है। 2 sequential steps compromise a stride and occurrence of same event on the opposite foot is called step। ठीक है। अभी पूछ रहा है कि स्टेप और स्ट्राइड लेंथ क्या होती है। भाई वो डिस्टेंस जो एक स्ट्राइड ने कवर किया हो इन द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन उसको हम स्ट्राइड बोलते हैं। वो डिस्टेंस जो एक स्टेप ने कवर किया हो इन द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन उसको हम स्टेप बोलते हैं। व्हाट इज गोनियोमीटर। गोनियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन एट अ जॉइंट। बस इतना इससे ज़्यादा नहीं बोले। व्हाट इज कॉम्पोनेंट ऑफ गोनियोमीटर। गोनियोमीटर के 3 हिस्से होते हैं। एक बीच में जैसे डी स्केल नहीं होता उस तरह का होता है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। वो पूरी गोल भी हो सकती है, वो हाफ भी हो सकती है, यानी वो सर्कुलर भी हो सकती है और सेमी सर्कुलर भी हो सकती है। 2 उसके हाथ होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक घूम रहा होता है। तो जो फिक्स होता है उसको हम जैसे जहाँ की भी हमें रेंज ऑफ मोशन मालूम करनी है वहाँ लगाते हैं, और जिस जॉइंट की मूव करनी है उसके साथ उसको घुमाते रहते हैं कि भाई यहाँ तक घूम गया तो यहाँ पर जो डिग्री बनी हुई ये हमारी रेंज ऑफ मोशन है। यानी इसके 3 हिस्से होते हैं। अब गोनियोमीटर की टाइप कौन सी होती है। 3 टाइप होती हैं। यूनिवर्सल गोनियोमीटर, इंक्लाइनोमीटर और एक होता है इलेक्ट्रोगोनियोमीटर। अब वो पूछा है कि इलेक्ट्रोगोनियोमीटर किस काम करता है। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर जो है चेंजेस डिटेक्ट करता है बिटवीन 2 सेगमेंट्स ऑफ रेडियोग्राफ एंड फोटोग्राफ। ठीक है। व्हाट इज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इज द मोशन अवेलेबल एट द जॉइंट एट एनी सिंगल जॉइंट। इतना बहुत है कि भाई जॉइंट रेंज ऑफ मोशन वो रेंज है जो एक सिंगल जॉइंट पे अवेलेबल होती है ड्यूरिंग एनी मूवमेंट और या ड्यूरिंग एनी मोशन। ठीक है। डिफाइन मसल लेंथ। मसल लेंथ रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द मसल विद इट्स सराउंडिंग द जॉइंट्स टू लेंथन। ठीक है ना। एक मसल की वो एबिलिटी कि वो कितना लंबा हो सकता है, खींच सकता है, उसको हम मसल लेंथ बोलते हैं। व्हाट इज ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। इट इज़ द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द मूवमेंट अकर्स बिटवीन 2 सर्फेसेस ऑफ 2 जॉइंट सर्फेसेस। ठीक है। एक्चुअल मूवमेंट जो होती है 2 जॉइंट सर्फेसेस के दरमियान आपस में, उसको हम कहते हैं कि ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। जैसे ग्लाइडिंग हो गई, रोटेशन हो गई,
स्पिन हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। अब अभी रोल और स्लाइड का डिफरेंस बोलते हैं। रोटेटरी मूवमेंट that occurs when new point on one joint surface come in contact with new point on another joint surface is called rotation, roll। अभी न्यू पॉइंट वाला क्या सीन है कि रोल क्या होता है, घूमना, सही है ना। अब एक बॉल को दूसरी बॉल पे जब आप घुमाएंगे तो आपने जहाँ से शुरू किया होगा उसके बाद आप जब घूमकर दोबारा उसी जगह पर आएंगे, एक न्यू पॉइंट से शुरू करेंगे, अनजान पॉइंट से, और न्यू पॉइंट्स पे आके वापस रुकेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है, रोल हो रहा है, ठीक है। इट इज़ अ रोटेटरी मोशन दैट अकर्स व्हेन न्यू पॉइंट ऑन वन जॉइंट सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद न्यू पॉइंट ऑन अनदर जॉइंट सरफेस। स्लाइड क्या, ये एक ट्रांसलेटरी मूवमेंट है, ये जब होती है जब हम जो है वो एक जॉइंट सरफेस दूसरी जॉइंट सरफेस पर ग्लाइड कर जाता है, तब जो है ये मूवमेंट होती है। अच्छा, व्हाट इज ऑस्टोकाइनेमेटिक्स? ऑस्टोकाइनेमेटिक्स जो है वो अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में जो मूवमेंट होती है ना उसके रिजल्ट में होता है। यानी ऑस्टोकाइनेमेटिक्स इज द मूवमेंट ऑफ होल मसल ऑफ अ होल जॉइंट या ऑफ होल बोन। ऑस्टोकाइनेमेटिक्स इज द मूवमेंट ऑफ होल बोन रिजल्टिंग फ्रॉम रोलिंग और ग्लाइडिंग, जो कि हमने अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में पढ़ा था। व्हाट इज एंड फील? एंड फील क्या होती है? अब अच्छा, इसका ना मैंने अल्लाह करे बंद कर दिया। मैंने इसका नेट से निकाली थी डेफिनेशन, में बड़े मज़े की थी कि भाई इट इज़ अ सेंसेशन और फीलिंग डिटेक्ट बाय द थेरेपिस्ट इन द एंड ऑफ पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन। कि भाई जब आपने एक मूवमेंट कर ली है, आप कर रहे हैं, तो उसके एंड में आप जो एक सेंसेशन और एक फीलिंग महसूस करते हैं, जो एक थेरेपिस्ट फील करता है, उसको हम बोलते हैं। अभी क्या नेचर ऑफ मोशन बैरियर, जो आप मोशन कर रहे हैं तो उस मोशन के अपोज में जो आपके जॉइंट सरफेसिस के ऊपर जो आपको फीलिंग महसूस हो रही है, उसको हम बोलते हैं आपके एंड फील। नेचर ऑफ जॉइंट ऑफ मोशन बैरियर दैट कैरेक्टराइज द टाइप ऑफ टिश्यू लिमिटिंग द रेंज। अब वो काफ़ी तरीके की होती है, यहाँ पे उन्होंने 3 लिखी हुई है। सॉफ्ट भी होती है, अगर वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होंगे, फर्म होती है अगर मस्कुलर स्ट्रेच ज़्यादा होगा, या लिगामेंटस स्ट्रेच होगा, डिपेंड अपॉन कौन से जॉइंट की आप कर रहे हैं। हार्ड होगा अगर वहाँ पे 2 बोन्स आपस में होंगे, जैसे अगर आप अपने टखने के ऊपर महसूस करें तो बोन्स ही बोन्स है ना, तो वो आपस हार्ड महसूस होगी। व्हाट आर पैथोलॉजिक एंड फील, वो ऊपर वाले हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल से लिखा हुआ है। सॉफ्ट, फर्म, हार्ड एंड एम्प्टी। एम्प्टी में कोई रियल एंड फील नहीं होती, महसूस नहीं होती, उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि आपके हार्ड रेंज ऑफ मोशन होती है, इसमें बोनी ग्रेटिंग से महसूस होते हैं, कड़ाके से महसूस होते हैं। बाकी जो है वो नॉर्मल फील होती है। एक जो सॉफ्ट वाला होता है उसमें बॉडी सी फीलिंग आती है थोड़ी सी, और जो फर्म वाला होता है वो या तो शुरू में फील हो जाती है, एंड में फील होती है, लेकिन ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी होती है, क्योंकि फर्म है तो ये सॉफ्ट और हार्ड मतलब के दरमियान में महसूस हो रहे थे। अभी रेंज ऑफ मोशंस उन्होंने पूछी हैं, अगर अभी आप अपनी गर्दन को फ्लेक्स करके देखेंगे और अगर आप पर डी स्केल है और उस पर अगर आप छोटे से कुछ स्ट्रिप्स बनाकर चिपकाकर अगर घर में गोनियोमीटर बना लें, जो कि बनाना बहुत आसान है स्केल्स की मदद से, तो आप जो है वो खुद मेजर कर सकेंगे कि आपकी जो नेक है वो 60 पे फ्लेक्स होती है और 45 पे एक्सटेंड होती है, और इसी एंगल पे वो राइट और लेफ़्ट बेंड भी होती है, और जो उसकी रोटेशन है वो 80 पे होती है। लेफ़्ट और राइट दोनों रोटेशन जो है वो 80 पर होती है। जबकि जब अच्छा पूछते वो किस चीज़ की है बता दूँ, शोल्डर की ही पूछते हैं, वो हिप की भी नहीं पूछते, वो एल्बो की भी नहीं पूछते, शोल्डर की पूछते हैं, और बोलेंगे शोल्डर की इंटरनल रोटेशन बता दें बेटा इस चीज़ पे कितने पे होती है। तो आपने बतानी है कि शोल्डर की इंटरनल भी 0 से 90 पे होती है, एक्सटर्नल भी 0 से 90 पे होती है, और फ्लेक्जन इसके हाफ पे होती है, यानी फ्लेक्जन 180 पे होती है। ओके, अब पूरा पढ़ लेते हैं इसको। शोल्डर की जो आपकी फ्लेक्जन है, अगर आपने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा, फ्लेक्जन जो है वो 180 पर होती है, एक्सटेंशन जो है 0 से 45 पर होती है, और रोटेशन जो है वो 90 पर होती है, इंटरनल रोटेशन भी 90 पर होती है, अबडक्शन जो है वो 180 पर होती है, अबडक्शन 180 पर होती है, अडक्शन जो है वो 180 से 0 पर होती है। आपकी जो हिप की फ्लेक्जन है वो हिप जो है वो आपके 0 से 125 तक फ्लेक्स हो सकते हैं, 115 से 0 तक एक्सटेंड हो सकते हैं। अबडक्शन जो है वो 0 से 45 पर होती है, अडक्शन 45 से 0 पर होती है, और सेम रेंज जो है वो आपकी जो अबडक्शन की थी, अबडक्शन की रेंज से 0 से 45 वही आपकी हिप की एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन की ही होती है। वो एल्बो की जो आप देखो, एल्बो करके देखो फ्लेक्स 160 तक ये फ्लेक्स हो जाता है, 145 तक ये एक्सटेंड होता है। एल्बो की सुपिनेशन भी 90 पे है और प्रोनेशन भी 90 पे है। तो ये जो था आपका वाइवा था, ये आपका वाइवा था, और इससे बाहर वाइवा आपका बायोमैकेनिक्स का आएगा नहीं आई बिलीव, क्योंकि हमने जितने भी सवाल थे वो निकाल लिए हैं, और ये ऑलमोस्ट आपकी पूरी बायोमैकेनिक्स का जो है वो रिव्यू था जो कि आपसे वाइवा में किया जाता है।
इसके अलावा कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर वो आपको ये कह रहे हों कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आप वाइवा में पास हो जाएंगे, क्योंकि इसे बहुत बहुत मेहनत है, उसके बाद ही वीडियो बनाई है। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगी कि आप अपनी स्लाइड्स को थोड़ा सा देख लें। लेकिन अगर आपके पास 1-2 दिन है तो आप इस पूरे में, जिसमें 28 क्वेश्चन है, उसको रट्टा मार लें ताकि आपका वाइवा क्लियर हो सके। और इसी में से आपके सारे बहुत सारी जो है वो OSPI भी जो है वो क्लियर हो जाएगी, ऑब्जर्व और अनऑब्जर्व दोनों। और मैं वो भी कुछ जो आपके साथ शेयर कर दूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। मेरा इंस्टा, FB और मैंने Gmail डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।